हाय। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है प्रियम्बल। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रियम्बल। ठीक है, चैप्टर 4 प्रियम्बल। देखो, जो आइडिया है प्रियम्बल का वो हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रियम्बल के आइडिया को लेके आया। उसके बाद तो फिर सारी कंट्रीज ही लेके आने लग गई प्रियम्बल, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन सबसे फर्स्ट अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया था। ठीक है, वहीं से इंडिया ने बोरो किया है प्रियम्बल। ठीक है, लेकिन इसका जो कंटेंट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आइडिया अमेरिका से लिया है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वही जो जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। ठीक है, और जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो देता है। ठीक है, फर्स्ट पे ये शुरू में ही लिखते हो ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो प्रियम्बल, वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में प्रियम्बल को ऐड किया गया था। ऐसा नहीं है कि प्रियम्बल पहले गिवन है तो वो पहले बनाई गई थी। नहीं, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया था, ड्राफ्ट हो गया था, बन गया था। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल को ऐड किया था। तो ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ है एक तरह से वो प्रियम्बल में मिलता है। ठीक है, इट कंटेन्स द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो समरी है वो प्रियम्बल में आपको दिख जाती है। ठीक है, और प्रियम्बल में आज तक एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है। वो कब हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम, 1976 में। ठीक है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उस टाइम इसमें एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है आज तक। ठीक है, जिसमें तीन वर्ड्स ऐड किए हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया हुआ है कि कौन से तीन वर्ड ऐड हुए थे। ये है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, SSI। एस से सोशलिस्ट, ठीक है, दूसरे एस से सेक्युलर और आई से इंटीग्रिटी। इन तीन वर्ड्स को ऐड किया गया था प्रियम्बल में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल। कि प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन को? वो मिल रही है इंडिया के लोगों से। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या बोलता है? इट डिक्लेयर्स इंडिया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। ये सारी टर्म्स जो हैं इस चैप्टर में यही बताई हैं। इन टर्म्स का मतलब क्या है? ठीक है, तो जो प्रियम्बल है इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री जो है डिक्लेयर करता है। ठीक है, और जो प्रियम्बल है वो ये भी स्पेसिफाई करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, इन चार को जो है इसने कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव कहा है। ठीक है, और प्रियम्बल पे एक डेट मेंशन है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू में आया हुआ है कि प्रियम्बल पर कौन सी डेट मेंशन है। ये 1949 और 1950 में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो अब ध्यान रखना है कि 1950 नहीं मेंशन है, 1949 मेंशन है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, प्रियम्बल का आइडिया अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उसका कंटेंट कहाँ से लिया? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया है। ठीक है, प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से समरी देता है। ठीक है, इंट्रो है कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें एक बार अमेंडमेंट हुई है आज तक, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम, 1976 में, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, इन तीन शब्दों को ऐड किया गया था इस अमेंडमेंट के टाइम। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। देखो, जो प्रियम्बल है वो ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अथॉरिटी मिल रही है पीपल ऑफ इंडिया से, और ये इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री घोषित करता है। ठीक है, और इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव किसको मानता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव मानता है। और इस पर कौन सी डेट मेंशन है? नवंबर 26, 1949। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, कीवर्ड्स इन प्रियम्बल। प्रियम्बल में जो जो कीवर्ड्स है ना, जैसे कि ये हमने यहाँ पढ़ा था, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब है क्या? ठीक है, इन सब को ही हम जानेंगे कि इन सब का मतलब है क्या। तो फर्स्ट हमारा कीवर्ड है सोवरेन। सोवरेन का मतलब है कि जो इंडिया है वो एक डिपेंडेंट कंट्री नहीं है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। इंडिया अपने आप में फ्री है, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बैठी। इंडिया कोई भी डिसीजन लेना चाहे
वो फ्रीली ले सकता है, चाहे इंटरनल अफेयर से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड हो। दोनों ही केस में इंडिया फ्री है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है? कोई किसी भी एक्सटर्नल पावर से ये अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? सोवरेन का मतलब यही है कि इंडिया फ्रीली कोई भी डिसीजन ले सकता है और कोई भी बॉडी, कोई भी पावर बाहर की इसे अफेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है? इंडिया फ्री है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं देखो, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, ठीक है, फ्री हुआ था 1947 में, तो 1947 के एक्ट में इंडिया ने खुद को कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर ऐड किया था, ठीक है? कॉमनवेल्थ नेशंस कौन-सी होती हैं? जिस पर ब्रिटेन ने रूल किया है, ठीक है? बाद में वो फ्री हो गई, तो उन्होंने मिलके एक नेशंस कॉमनवेल्थ नेशंस बनाई और ब्रिटेन को एज़ अ हेड वो मानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की सोवरेनिटी अफ़ेक्ट होगी। इंडिया बिल्कुल फ्री रहेगा, कॉमनवेल्थ नेशंस का मेंबर होने के नाते ये नहीं है कि इसकी सोवरेनिटी अफ़ेक्ट होगी, ठीक है? इसका कोई अफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इंडिया की सोवरेनिटी पर, ठीक है? ऐसे ही सेम यूनाइटेड नेशंस जो कि 1945 में फ़ॉर्म हुआ था, उसका मेंबर है इंडिया। ठीक है? तो ये नहीं है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो इंडिया के डिसीजन को अफ़ेक्ट करेगी, बिल्कुल भी नहीं। बस इसका इतना मतलब है कि इंडिया मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है? इंडिया जो है अपने डिसीजन खुद ले सकता है, बाहरी किसी भी चीज़ से वो अफ़ेक्ट नहीं होगा, इसी का मतलब है सोवरेन कंट्री है। ठीक है? दूसरा है दूसरा हमारा कीवर्ड है सोशलिस्ट। ठीक है? सोशलिस्ट देखो, सोशलिज्म 2 टाइप का होता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? इसमें पहले डेमोक्रेटिक समझने से पहले कम्युनिस्टिक सोशलिज्म समझो। इसमें आप कार्ल मार्क्स का आइडिया भी देख सकते हो, ठीक है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ये क्या होता है? इसमें कोई मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती। सारी जो है प्रॉपर्टी किसी के भी पास हो, इंडिविजुअल के पास, ग्रुप के पास, वो सारी स्टेट के पास चली जाती है, ठीक है? प्रॉपर्टी किसके पास होती है? स्टेट के पास, ठीक है? और वो फिर उस वो डिसाइड करेगा कि किसको क्या मिलेगा, ठीक है? प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है? प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है? लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है? इसमें हम मिक्स्ड इकोनॉमी को मानते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? इसमें पब्लिक पब्लिक प्रॉपर्टी भी होगी और प्राइवेट भी होगी, ठीक है? तो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करता है, इसको फॉलो करता है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को, ठीक है? अगर कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को फॉलो करता है तो कुछ भी नहीं होता, जो ये लैंड है ना लोगों के पास, ठीक है, खुद की प्रॉपर्टी है वो नहीं होती, ठीक है? जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को जो है फॉलो करता है, जिसमें कि प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है? यही है सोशलिस्ट, ठीक है? दूसरा अब नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर होता है कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, दे कैन फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है? इंडियन सिटीजन इंडियन सिटीजन्स कैन फॉलो एनी रिलीजन, ठीक है? और इंडिया का कोई ऑफिशियल जो रिलीजन नहीं है, इंडिया का कोई ऑफिशियल जो रिलीजन है वो नहीं है, ठीक है? इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब कोई किसी धर्म को फॉलो करना चाह रहा है वो कर सकता है। ये नंबर ये ग्रुप है जो ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना चाहता है तो वो कर सकता है। ये वाला ग्रुप दूसरा, ठीक है? ये किसी दूसरे रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, ठीक है? ये किसी तीसरे रिलीजन को फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है। तो इंडिया सेक्युलर स्टेट है, कोई भी रिलीजन जो है वो फोर्स नहीं करती। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पढ़ते हो कि हाँ, मतलब मेंस में आ जाते हैं, ठीक है? कि इंडिया का जो सेक्युलरिज़्म है, सेक्युलरिज़्म वो जो फ्रांस में, ठीक है? या जो वेस्ट में सेक्युलरिज़्म चल रहा है, ठीक है? उससे कैसे अलग है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है? इंडिया का सेक्युलरिज़्म और फ्रांस या फिर जो वेस्ट सेक्युलरिज़्म है, वेस्ट में हमारे, ठीक है? तो देखो, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में जो हमारे वेस्ट में सेक्युलरिज़्म चलता है, वो बिल्कुल अलग होता है। मतलब कि ये गवर्नमेंट है, ये रिलिजन है।
इस दोनों का आपस में कोई लेना-देना नहीं है, बिल्कुल सेपरेशन है इन दोनों के बीच में। यहाँ गवर्नमेंट है, 36 का आंकड़ा बोल सकते हो, गवर्नमेंट और रिलीजन में 36 का आंकड़ा है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है? ये गवर्नमेंट है और ये रिलीजन है। ये रिलीजन और ये गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट वैसे ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करती है इंडिया, लेकिन सारे रिलीजन को फ्रीडम देती है, ठीक है? और ठीक है, सारे रिलीजन को फ्रीडम देती है कि आप ये कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। तो बिल्कुल अलग से सेपरेट नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत ये इंटरफेयर करती है, लेकिन पॉजिटिव वे में, ठीक है? जैसे आप आर्टिकल 25 टू 28 आप पढ़ते हो, है ना? जो फ्रीडम टू रिलीजन, ठीक है? तो स्टेट इंटरफेयर करती है, लेकिन एकदम पूरा कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है? लेकिन वेस्ट का सेक्युलरिज्म पढ़ते हो, तो वहाँ पे बिल्कुल सेपरेशन है, 36 का आंकड़ा है गवर्नमेंट में और रिलीजन में, ठीक था? ठीक है? ये 3 टर्म्स हो गई सोवरेन, ठीक है? मीन्स कि इंडिया जो है बिल्कुल फ्री है, उस पर कोई एक्सटर्नल पावर जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी डिसीजन लेने में, इंडिया बिल्कुल फ्री है, कोई भी डिसीजन ले सकती है। सेकंड है सोशलिस्ट, ठीक है? इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करता है, जिसमें कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी मानते हैं कि जो इंडिया है उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी भी और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों ही जो है एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है? और ये सोशलिज्म का आइडिया ना आप डीपीएसपीज में भी देख सकते हो, डीपीएसपीज में, ठीक है? पहले तो डीपीएसपीज थे, उसमें ऐसे सोशलिज्म का आइडिया जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था, लेकिन इम्प्लिसिट था, ठीक है? लेकिन जब सोशलिस्ट ऐड किया गया, सोशलिस्ट, देखो हमने पढ़ा ना कि ये 3 वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुए, ठीक है? तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ। उससे पहले तो ये वर्ड नहीं था ना प्रिएम्बल में, ठीक है? लेकिन डीपीएसपीज में आपको सोशलिज्म की जो धारणा वो देखने को मिल जाती थी, ठीक है? इम्प्लिसिट थी। लेकिन 1976 में इस वर्ड को ऐड कर दिया प्रिएम्बल में, तो ये एक्सप्लिसिटली मेंशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? एक्सप्लिसिटली मेंशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? नेक्स्ट जो कीवर्ड था वो सेक्युलर, ठीक है? सेक्युलर मीन्स कि इंडिया के सिटीजन्स हैं वो कैन फॉलो एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। इंडिया का कोई ऑफिशियल जो रिलीजन है वो नहीं है, ठीक है? और वेस्ट के सेक्युलरिज्म से कैसे अलग है? जो वेस्ट का सेक्युलरिज्म है उसमें गवर्नमेंट और रिलीजन के बीच में 36 का आंकड़ा है, दोनों का कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसमें गवर्नमेंट जो है थोड़ा बहुत इंटरफेयर करती है, लेकिन कंट्रोल नहीं करती पूरी तरह। जैसे कि आर्टिकल 25 टू 28 आपको रिलीजन के रिलेटेड जो है आपको फ्रीडम मिली हुई है, राइट्स मिले हुए हैं, वो पढ़ते हो, ठीक है? ये हो गए हमारे 3, ठीक है? और सेक्युलर भी तो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था 1976, तो दोनों ध्यान रखने हैं, सोशलिस्ट और सेक्युलर, ठीक है? दोनों। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोक्रेटिक, ठीक है? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेसी पढ़ते हो ना? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी रूल बाय पीपल फॉर द पीपल, रूल बाय पीपल फॉर द पीपल, ठीक है? तो देखो, डेमोक्रेसी भी 2 तरह की होती है, ठीक है? एक तो डायरेक्ट, ठीक है? दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट जो सिटीजन्स हैं वो कोई भी बिल पास हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, उसमें डायरेक्टली जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। सिटीजन्स पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, ठीक है? जैसे कि स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, जिसमें सिटीजन्स जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट फॉर्म करने में, गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेके आ रही है, कोई लॉ पॉलिसी कुछ भी लेके आ रही है, तो डायरेक्टली जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है? सिटीजन्स हैं, ठीक है? उन्हें वोट देने का राइट मिला हुआ है, वो वोट देंगे और उससे उनके रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएंगे, ठीक है? सिलेक्टेड पीपल, जिनको सिलेक्ट किया गया है वो आएंगे और दे विल गवर्न द कंट्री,
ठीक है? यही डिसीजन लेंगे, यही ठीक है? ये डायरेक्टली सिटीजन्स तो नहीं कर रहे ना, ये तो चुन के वोट दे के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं पार्लियामेंट में, ठीक है? फिर वो लॉ बना रहे हैं। तो ठीक है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। इंडिया में इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी है। इंडिया में जो है वो इनडायरेक्ट है। हम जाके लोकसभा और असेंबली के लिए वोट करते हैं ना, ठीक है? हम तो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेज देते हैं। लेकिन हम हमसे ये तो नहीं पूछा जाता कि ये लॉ पास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट में वो सब पूछते हैं। सिटीज़न डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? लेकिन इंडिया में तो हमने ये भेज दिया इनको चुन के, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है, तो थोड़ा देख के किया करो, ठीक है? वोट करना हो जब। ऐसे यूँ नहीं कि लाइन में लगा दिया, इसको ये बोल दिया किसी ने तो हम हमारे रिश्तेदार इसको वोट कर रहे हैं तो हम भी कर देंगे। ऐसा नहीं, हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है इतनी जनसंख्या में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो, ठीक है? इनडायरेक्ट ही अगर अच्छे से चल जाए तो काफ़ी है, ठीक है? लेकिन वो भी अच्छे से नहीं चलती है। ये था डेमोक्रेटिक, ठीक है? इसमें वैसे डायरेक्ट में आप कुछ 2-3 टर्म्स और पढ़ते हो, जैसे कि प्लेबिसाइट हो गया, रेफरेंडम हो गया। रेफरेंडम जो है देखो प्लेबिसाइट जब गवर्नमेंट बनने से पहले प्लेबिसाइट होता है, ठीक है? प्लेबिसाइट जैसे कि जम्मू कश्मीर में बात चल रही है कि प्लेबिसाइट करवा लो, ठीक है? अ, तो गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले प्लेबिसाइट होता है। लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद कोई रूल पॉलिसी बनानी है, उस पर हम वोट डलवा रहे हैं सिटीजन्स का, तो वो रेफरेंडम होता है, ठीक है? रेफरेंडम। प्लेबिसाइट और रेफरेंडम, ठीक है? ये हो गया डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? वही लोग जो मेन पावर है वो अथॉरिटी किसके पास लाई कर रही है? पीपल के पास। चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इंडिया में इनडायरेक्टली है, ठीक है? ये है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट हमारा है रिपब्लिक। देखो रिपब्लिक रिपब्लिक को भी आप 2 तरह से पढ़ते हो, ठीक है? एक तो मोनार्की, एक होता है रिपब्लिक। ठीक है? मतलब कि जो कोई भी कंट्री है वो या तो मोनार्की हो सकती है उसमें या फिर वो रिपब्लिक हो सकती है। ठीक है? देखो मोनार्की जैसे कि ब्रिटेन, इसमें एक किंग रूल करता है, ठीक है? किंग किंग जो है वो रूल करेगा और ये जो है हेरेडिटरी इनका चुनाव होता है। मतलब कि पहले बाप था, फिर बेटा आया, फिर उसका आगे सन आया। ठीक है? हेरेडिटरी रूल चलता है। ठीक है? रिपब्लिक में क्या होता है? जो हेड है हेड, कंट्री का हेड, ये पूरी कंट्री है, इसको इसको हेड करने के लिए जो इंसान बैठा है ना वो इलेक्टेड है, ठीक है? जैसे हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है? वो इलेक्टेड है। हम तो वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन है तो वो इलेक्टेड ही, ठीक है? पार्लियामेंट में तो वोट होता है ना, उसमें लेजिस्लेटिव, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है? और लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे तो मिलके वोट करते हैं ना प्रेसिडेंट के लिए, तो वो जो हेड है वो इलेक्टेड है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो हेड है वो किंग है। बस चल रहा है, जो पहले राजा था अब उसका बेटा ही राजा बनेगा, ये मोनार्की होती है। ठीक है? रिपब्लिक होता है जो हेड है वो चुना गया है, ठीक है? चुना हुआ है वो। ऐसे ही नहीं कि पहले उसका बाप था, फिर उसका बेटा आ गया, फिर उसका बेटा आ गया, ऐसा नहीं है। जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हमारा हेड है वो चुना हुआ है, इलेक्टेड है, ठीक है? ये हमारा जैसे यूएसए में फॉलो होता है, हमारे इंडिया में भी यही फॉलो होता है रिपब्लिक, ठीक है? और ये हमारा ब्रिटेन, ठीक है? ब्रिटेन लिखा, ठीक है? यही था रिपब्लिक का मतलब, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा जस्टिस। देखो जस्टिस होता है कि कोई भी किसी में जस्टिस देने के लिए मतलब भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, ठीक है? एंड पॉलिटिकल, ये 3 टर्म, ठीक है? कि इन तीनों चीज़ों में सब इक्वल रहेंगे, ठीक है? किसी को जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए सबको सोशल जस्टिस भी मिलेगा, इकोनॉमिक जस्टिस भी मिलेगा, पॉलिटिकल जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है? सोशल जस्टिस में क्या होता है? इक्वली ट्रीट किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? इस पर कोई भी नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन on basis of कास्ट, रेस, रिलीजन, ठीक है? रिलीजन,
सेक्स मतलब फीमेल, मेल ये सब नहीं देखा जाएगा, कौन किस रिलीजन से आ रहा है वो नहीं देखा जाएगा, उसकी रेस, उसकी कास्ट, उसका कलर, ठीक है? कुछ नहीं देखा जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है? उनकी मतलब इन सब की जो है इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाएगा। इन सब के आधार पर किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है? कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा किसी को, चाहे कोई रिच है, कोई पुअर है, ठीक है? वैसे ये रिच पुअर वाला तो इकोनॉमिक में आ जाता है, ठीक है? सोशल में तो यही आ जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, कलर इन सब के बेस पे किसी को डिस्क्रिमिनाइज नहीं किया जाएगा, ठीक है? किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? नेक्स्ट इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस है कि सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है? मतलब कि इसमें जो वेल्थ में अगर कोई इनइक्वालिटी है तो उसको रिमूव करो, ठीक है? कोई रिच पुअर नहीं होगा, रिच पुअर दोनों इक्वल हैं, ठीक है? वेल्थ इनइक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है? और देखो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब सोशल और इकोनॉमिक इन दोनों को मिला के जो है जस्टिस मिल रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं, ठीक है? सोशल के आधार पे मतलब कि जो कास्ट, रेस, रिलीजन इनके आधार पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब रिच पुअर का कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है? पॉलिटिकल में क्या मिलेगा, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे सबको, मतलब कि सबके पास वोटिंग राइट्स है अबव 18, ठीक है? चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ठीक है? सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, ठीक है? पॉलिटिकल कोई भी ऑफिस है, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस है, सब इक्वल रहेंगे, ठीक है? इन तीनों में जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है? यहाँ हो गए डेमोक्रेटिक, ठीक है? डेमोक्रेटिक मतलब कि जो अथॉरिटी है वो किसके पास लाई कर रही है, पीपल के पास। डेमोक्रेटिक जो है दो तरह की हो सकती है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट में सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं हर एक डिसीजन में, जैसे कि स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है? हम वोट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाएंगे हमारे वोट्स के थ्रू और वो डिसीजन लेंगे, वो गवर्न करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स कि जो हमारा हेड है वो इलेक्टेड है, ठीक है? जैसे कि मोनार्की में होता है, जैसे कि ब्रिटेन में है कि जो रूल करेगा वो किंग करेगा, जो कि हेरिडिटरी रूल है, ये चुन के नहीं आता है, ठीक है? लेकिन जो हमारा इंडिया में हेड है वो इलेक्टेड है, ऐसे ही सेम यूएसए में भी इलेक्टेड है, ठीक है? नेक्स्ट है जस्टिस। तीन तरह की जस्टिस मिलेंगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है? इन सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है लिबर्टी, ठीक है? लिबर्टी होता है कि कोई भी इंडिविजुअल कोई भी अपना काम कर रहा है ना, इंडिविजुअल कोई भी वर्क अपनी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको रोका नहीं जाएगा, कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगा, ठीक है? अब्सेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है? मतलब कि इंडिविजुअल फ्री है, जो भी वो करना चाहे। हिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हो ना, लिबरल का मतलब ही यही होता है कि सारे इंडिविजुअल्स को अपना राइट है, वो जो करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है? तो प्रियम्बल हमें प्रोवाइड करता है लिबर्टी ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है? ये बिल्कुल सेम एज इट इज लाइन मेंशन है प्रियम्बल में कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप इन सब की फ्रीडम मिली हुई है, लिबर्टी हुई है, ठीक है? हमारी थॉट ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं उस पर कोई पाबंदी लग जाएगी, हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको कोई रोक देगा, नहीं, हमारे पास लिबर्टी है, ठीक है? विश्वास है अपना खुद का, हमें कुछ मानना है तो हम मानेंगे, ठीक है? फेथ है, वर्शिप है, ठीक है? किसी चीज को पूजना हम कर सकते हैं, हमें लिबर्टी मिली हुई है, ठीक है? ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 19 पढ़ते हो ना,
इंडिविजुअल राइट्स में आ जाता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अगर इनका वायलेशन होता है तो, ठीक है। लेकिन लिबर्टी मतलब ये भी नहीं है कि इंडिविजुअल चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इसमें लिमिटेशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ठीक है। ठीक है? आप पढ़ोगे ना जब फंडामेंटल राइट्स आपको फ्रीडम मिलेगी लेकिन उन पर रेस्ट्रिक्शंस भी लगी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल हो तो जो मन किया जाके किसी को मार दिया, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है? ऐसे नहीं होता, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी आपको मिलेंगी। ठीक है? ये मतलब कि जो ये आप सबको ये लिबर्टी मिली हुई है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब कि बस ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, अब हम हमारा कोई लेना-देना नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है? अगर इन पे रेस्ट्रिक्शंस भी लगती हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये इंडिविजुअल जो काम चाहे कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्ट, कोई बाधा नहीं डलेगी, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी। इक्वालिटी तो सबको पता है कि सब इक्वल रहेंगे, ठीक है? इक्वालिटी में हम है ना 3 तरह की इक्वालिटी देखते हैं। वैसे तो इक्वालिटी में आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट जो 14 टू 18 है वो राइट टू इक्वालिटी ही है ना? राइट टू इक्वालिटी। देख लो प्रियम्बल है ना कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरह से सोल है, एकदम निचोड़ है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेगा वो प्रियम्बल में कहीं न कहीं किसी वर्ड से उसका मतलब निकल के आ जाएगा। ठीक है? इक्वालिटी में जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में गिवन है 14 टू 18 में राइट टू इक्वालिटी गिवन है। ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारी इक्वालिटी है वो सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक 3 तरह से मिलती है। सिविक कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है? सिविक में तो सारे ही आप फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ते हो ना, ठीक है? फंडामेंटल राइट्स जैसे कि 14, 15, 16, 17, 18 मतलब जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे तो तब पता लग जाएगा कि 14 में तो बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, ठीक है? और 15 में बोलता है कि किसी भी रेस, कास्ट, सेक्स, रिलिजन इनके बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को लेके है, ठीक है? और 17 में अनटचेबिलिटी आ जाती है, ठीक है? 18 में टाइटल्स आ जाते हैं, ठीक है? तो इन सब में सबको इक्वालिटी मिली हुई है, तो ये सिविक जो इक्वालिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या है वही वोटिंग वाला पॉइंट, है ना? कि वोटिंग सबको मिली हुई है, किसी भी बेस पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है? फीमेल, मेल अबव 18 सारे वोट देने के अ, लिए मतलब कि उनको राइट मिला हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट है इकोनॉमिक कि सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिली है, ठीक है? इक्वल अपॉर्च्युनिटी है सबके पास, ठीक है? जैसे कि आप आर्टिकल 39 डीपीएसपीज़ में चला जाता है ये तो, ठीक है? डीपीएसपीज़ में आर्टिकल 39 पढ़ोगे, ठीक है? आर्टिकल 39 क्या कहता है कि जो वुमेन और मैन है, वो इक्वल काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी भी इक्वल होगी, ठीक है? आर्टिकल 39 तो ये इक्वालिटी 3 तरह से सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी देता है, ठीक है? ये हो गया हमारा इक्वालिटी। नेक्स्ट आता है हमारा ये लास्ट भी है ना? देखो फ्रेटर्निटी देखो फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी होती है कि एक फीलिंग है ब्रदरहुड की, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का आइडिया हमने कहाँ से बोरो किया था? फ्रांस से। फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ था ना, उसमें 3 चीज़ थी लिबर्टी लिबर्टी, इक्वालिटी प्लस फ्रेटर्निटी, ठीक है? तो फ्रेटर्निटी का आइडिया कहाँ से आया है? फ्रांस से, ठीक है? फ्रेटर्निटी होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड कि हम सब एक हैं, ठीक है? इंडिया यूनिटी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, यूनिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, बस ब्रदरहुड की भावना रखनी है हमें, ठीक है? जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी बोलते हैं ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक ड्यूटी आती है कि हमें एक-दूसरे के बीच में हार्मनी जो है, उसको प्रमोट करना है, ठीक है? एंड कॉमन ब्रदरहुड को बढ़ावा देना है, ठीक है? हार्मनी बना के रखनी है, ठीक है? ब्रदरहुड को बढ़ावा देना है, ये सब फ्रेटर्निटी में आता है, ठीक है?
और देखो फ्रेटर्निटी है ना, दो चीज जो है वो बताती है। एक तो डिग्निटी इंडिविजुअल की, है ना, कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में मतलब उसकी एक डिग्निटी है। ठीक है, इंडिविजुअल मैटर करता है, एक अकेला पर्सन भी मैटर करता है। ठीक है, और दूसरा बताता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यूनियन, इंटीग्रेटेड यूनियन। ठीक है, एक तो इंडिविजुअल भी मतलब ये एक पर्सन है, इसकी खुद की अपनी डिग्निटी है, और जब ये ग्रुप में चला जाता है, एक यूनियन फॉर्म करता है, तब इस यूनियन की भी एक अपनी डिग्निटी है। ठीक है, ये है हमारा फ्रेटर्निटी। ये सारे हो गए। देखो कीवर्ड्स हमने किए थे कौन कौन से। सोवरन, ठीक है, सोवरन हो गया कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, अपने डिसीजन खुद ले सकती है, कोई अफेक्ट नहीं करेगा। सोशलिस्ट, हम इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करते हैं, जिसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम ऐड हुए थे। ठीक है, और इनके साथ एक और था इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक। ठीक है, इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। हम जो वोट देते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, वो फिर गवर्न करते हैं। नेक्स्ट हमने रिपब्लिक पढ़ा कि जो हमारा हेड है वो इलेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन तीन तरह से जस्टिस प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा लिबर्टी, कि इंडिविजुअल जो कुछ चाहे वो कर सकता है, लेकिन बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, इक्वालिटी, इक्वालिटी जो है सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीन तरह से। सिविक तो जैसे फंडामेंटल राइट्स 14 to 18 पढ़ोगे। पॉलिटिकल हमें वोटिंग राइट्स है, और जो पब्लिक ऑफिस है उसमें सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इकोनॉमिक में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे डीपीएसपी है आर्टिकल 39, इसमें वुमेन और मैन इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल सैलरी मिलेगी। ठीक है, फ्रेटर्निटी होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, इंडिविजुअल की अपनी एक डिग्निटी है, और अगर वो ग्रुप में चला जाता है फिर उस ग्रुप की भी डिग्निटी है। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज में हम पढ़ते हैं कि हार्मनी जो है उसे बढ़ावा दो। ठीक है, एक दूसरा मिलजुल कर रहो, ये फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि फ्रेटर्निटी को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन पहले उठा है कि जो प्रियम्बल है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, क्योंकि और इसे हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जानो, सबसे पहले 1960 में एक केस आया। ठीक है, बेरूबारी, बेरूबारी यूनियन केस। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सैड कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। मतलब कि वैसे तो प्रियम्बल की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी इसके केस में। ठीक है, उसने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक सोल है। ठीक है, बहुत सारे जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको एक ही जगह दर्शा देती है। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उनका एक तरह से हम माइंड देखना है तो हम प्रियम्बल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और जितना इसमें कहा गया है प्रियम्बल में उससे कहीं ज्यादा है, समझने वाले अगर समझे तो मतलब बहुत तारीफ कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये कहा कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 1960 में केस आया बेरोबारी यूनियन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो बहुत तारीफ करी, पर बोला ये कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लेकिन फिर 1973 बहुत फेमस केस है। ठीक है, केशव नंदा, केशव नंदा भारती केस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, सुना भी होगा और आगे पढ़ोगे भी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो बेरोबारी, बेरोबारी केस में जो कहा था उस स्टेटमेंट को चेंज कर दिया पूरी तरह। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो आज के टाइम पे अगर कोई पूछे कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका आंसर है यस। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन, तो इसका आंसर है यस। यस, कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है केशवानंद भारती केस में। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट है, प्रियम्बल भी उसी तरह ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो लेके आई थी, तो ये पार्ट है। ठीक है, बेशक बाद में आया हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद में साथ में नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ये रीजन काफी नहीं है कि बाद में आया तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानने से मना कर दो। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको पार्ट घोषित कर दिया। ठीक है, ये है पार्ट। लेकिन यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है कि जो प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल मतलब कि इसमें जो चीजें आप पढ़ते हो, अगर वो आपको नहीं दिखती हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में कि मुझे ये नहीं मिल रहा प्रियम्बल में, तो आप सीधा कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो कि प्रियम्बल में ये लिखा और ये मुझे चाहिए। ठीक है, आप जा सकते हो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग, लेकिन प्रियम्बल नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, ध्यान रखना, ये पार्ट तो है लेकिन नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, और ये भी है कि जो प्रियम्बल है उससे लेजिस्लेचर जो है उसको कोई पावर नहीं मिल रही है। ठीक है, प्रियम्बल से लेजिस्लेचर को कोई पावर नहीं मिल रही है, और ना ही लेजिस्लेचर की जो पावर है वो इससे जा रही है। मतलब नेग्लिजिबल टाइप है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, लेजिस्लेचर की पावर इसको प्रियम्बल से नहीं मिल रही है। ठीक है, और ये नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये था कौन सा केस था, 1960 में बेरुबारी केस। ठीक है, और 1973 में केशवानंद भारती केस। ठीक है, अब देखो, कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड, क्या हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? ठीक है, सेम 1973 केशवानंद भारती केस। ठीक है, 1973 केशवानंद भारती केस, इसमें कहा कि हाँ कर सकते हैं, वी कैन अमेंड। देखो, इस केस में शुरू में जब डिबेट चल रही थी तो सब बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ठीक है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं प्रियम्बल को। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट रखते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन लास्ट में जब इसकी आई रोल आया ये केशवानंद भारती केस का, ठीक है, तो इसने कहा कि हम प्रियम्बल के जो है चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, और आज तक ये चेंज हुआ भी है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया है ना। ठीक है, ये केस 1973 में आया था, और ये 1976 में तीन वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, एस एस आई, सेक्युलर, सोशलिस्ट, ठीक है, और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस में कहा कि हम अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ किए बिना, प्रियम्बल के अंदर ही अगर हमें लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो वो चेंज नहीं कर सकते हम उसे, लेकिन प्रियम्बल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो ये प्रियम्बल है, इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर हमें ये लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप उसको हम मना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ये निकल के आता है कि प्रियम्बल को चेंज कर सकते हैं, और आज तक एक ही बार हुई है 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के टाइम, और ये तीन वर्ड को जो है ऐड किया गया था। ठीक है, बस यही है। और हाँ, लास्ट में ये कि जो प्रियम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया भी इसी केस में आया था, ये आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मैं एक बार थोड़ा बता देती हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस लेके आया था, क्योंकि जब गवर्नमेंट थी ना, उसे जो भी चेंज करना है वो चेंज कर रही है और 9th शेड्यूल में डाल दे रही है। ठीक है,
9th शेड्यूल में डाल दे रही है कि इसको अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी जा रहे हैं, तो भी हम करेंगे चेंज, ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो नहीं बैठा है, ठीक है? वो भी अपनी तीसरी आँख है ना, वो भी गवर्नमेंट की, ठीक है? तो वो देख रहा है, तो उसने एक एक बीच का निकाला कि ना तो गवर्नमेंट से लड़ाई हो और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दें। तो उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का एक निकाला कि अगर हमें ये लगेगा कि बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एकदम बेस है, उसी की नींव पे खड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अगर हमें लगेगा कि वो गलत है, तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो है प्रिएम्बल को भी माना गया था एसआर बॉम्बे केस में। ठीक है? इसमें कहा गया था कि जो प्रिएम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है? ये हो गया हमारा प्रिएम्बल के बारे में। प्रिएम्बल का आइडिया कहाँ से आया? अमेरिका से। इसका कंटेंट कहाँ से आया है? ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन से, जो कि जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है? उसके बाद उसके जो कीवर्ड्स हैं वो हमने पढ़े। अच्छा, प्रिएम्बल पे कौन सी डेट मेंशन है? 26 नवंबर 1949। ठीक है? और इसमें के कीवर्ड्स पढ़े और इसको अमेंड कर सकते हैं, केशवानंद भारती केस, ठीक है? लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। बेरोबारी यूनियन केस में तो मना कर दिया था कि नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में कह दिया था कि ये पार्ट है, ठीक है? ठीक है, ये हो गया प्रिएम्बल। ठीक है, बाय।